معزز خواتین و حضرات، انجمن ترقی کمیٹی لاہور پنجاب کا ہفتہ خصوصی تنقیدی اجلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں ممتاز ترقی پسند دانشور، ادیب، محقق، تاریخ دان محترم حسن جعفر زیدی صاحب۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم حسن جعفر زیدی۔ زیدی صاحب کی برکات یہ بھی ہیں کہ ہمارا اجلاس ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے۔ حالت جناب صدر، آپ کی اجازت سے آج دو تخلیقات ہیں۔ ڈاکٹر سہیل ممتاز خان نظم کے بہت عمدہ شاعر، وہ اپنی نظم تنقید کے لیے پیش کریں گے، اور محترمہ ڈاکٹر سمیرہ عمر صاحبہ اپنا ریسرچ آرٹیکل لانڈری اور خواص کا تاریخی پس منظر اور اردو ناول کے عنوان سے وہ پیش کریں گے۔ باقی اجلاس جناب صدر آپ کے حوالے ہے۔ بہت شکریہ مخصوص خالد اور آپ کی جو پوری مجلس عاملہ ہے اور جو اراکین ہیں۔ تو آج کے اس اجلاس کی کارروائی نہیں کوئی بھی، تو پہلا سب سے پہلے دعوت کرتے ہیں یہ نظم کے لیے ڈاکٹر سہیل ممتاز خان صاحب کو تشریف لائیں اور اپنی نظم جو ہے وہ پیش کیجیے۔ جی، نظم کا یہ آواز آ رہی؟ نظم کا عنوان ہے قدیم کھنڈر اور دروازے۔ نظم کچھ طوالت رکھتی ہے، اس لیے آپ احباب سے توجہ کی درخواست ہے۔ قدیم کھنڈر اور دروازے، قدیم چوبی دروازوں سے لپٹی ان گنت آوازیں، کھنڈر کے ایک کونے میں اونگھی پڑی۔ قدیم چوبی دروازوں سے لپٹی ان گنت آوازیں کھنڈر کے ایک کونے میں اوندھی پڑی ہیں۔ یہ دروازے جو کبھی دستکاری سے آراستہ کوچہ و بازار میں ایستادہ تھے، ٹوٹی زنگ آلود چٹخیوں اور کنڈیوں کے ساتھ زمانے کی وسعت پہ کواڑ بند کیے خاموش ہیں۔ زمانے کی وسعت پہ کواڑ بند کیے خاموش ہیں۔ زمانہ خود پہ گزر جاتا ہے، خوبصورت آنکھوں کے لمس، حسین چہروں کے عکس، دبی دبی ہنسی اور کبھی کہے، یہ سب دروازوں کے قلب میں زندہ ہیں۔ ان سے اندر باہر ہوتے ہوئے چھوٹے بچوں کی بے ربط باتیں، دروازوں پہ کھلی آڑی ترچھی لکیریں ضم ہو چکی ہیں، دروازوں پہ نمی ہے، سب دروازوں سے نکل گئے، یہ گلابوں پہ جمے جھولتے رہے۔
सब दरवाजों से निकल गए, ये गुलाबों पे जमे झूलते रहे, हवा के झोंकों से खुलते बंद होते कवाड़, कदमों की चाप पे रुक गए, कदम सिमट चुके, एक लरसता दमदमी खुरदरा हाथ दरवाजों पे मौजूद गर्द की तहों को सफेद रुमाल से साफ करता, नकूश की सन्नाई और सबात पे गिरिया खुना है। एक लरसता दमदमी खुरदरा हाथ दरवाजों पे मौजूद गर्द की तहों को सफेद रुमाल से साफ करता, नकूश की सन्नाई और सबात पे गिरिया कुना है। खूबसूरत चेहरों के नक्श खंडर की एक दीवार पर काई के मानिंद अपना अक्स देखने से कासिर हैं। दीवार जो आईना नहीं, अब दीवार नहीं। दीवार जो आईना नहीं, अब दीवार नहीं। वो औंधी पड़ी दर्द से कराह रही है। रात के आखिरी पहर में बैन करती एक आवाज जो तेज हवाओं में सटक जाती है, दरवाजों के आसपास मंडला रही है। ये लरसती आवाज आवाजों को आवाजा देती, ये लरसती आवाज आवाजों को आवाजा देती, दर्द की तह पे जम गई। दरवाजे पे एक हल्की सी दस्तक, कोई आंख कवाड़ के उस तरफ दुस्ताना तक रही है। दरवाजे अपनी दर्जों से निकलती आवाज कौन को रोक रहे हैं। आवाज खंडर से बाहर जा सकती है और यह तिलिस्म टूट सकता है। नक्शा के तो हज़रात आपने नज़र सुनी, और अगर सुनने के हवाले से ही आप आगाज़ कर सकते हैं और बाकी लोग पढ़ लें एक दफ़ा फिर इस पर आगाज़ की आप करना चाहें साहब की इजाज़त से जी। गुजारिश ये है कि ये नज़्म जो है एक मिनट ये तकसीम का नुहा है। 1947 में जो 3.5 करोड़ इंसान उधर से इधर, इधर से उधर गए थे, ये उनके जो खाली मकान हैं पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, उनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जिसकी इसकी नुमाइंदगी की गई है इस नज़्म के अंदर। तो बात तो यह है कि इंसानों के बगैर उदास जो उदासियां हैं, या उसमें उदासियों का नज़्म में किया गया है, और उनके जो जज्बात हैं वो भी हैं। मुझे याद है कि रशिया में जिस वक्त इनकलाब आया, तो रशिया में जब बिल्डिंगों को आग लगाई गई, तोड़ी गई, तो उसके बाद में जब अमन होता है तो उसको शीशों को साफ किया जाता है। तो वहाँ का एक शायर था, उसने कहा था कि देखो ख्याल करना कि इन खिड़कियों से झांकने वाले लोगों के नक्श ना मिट जाएं। इस तरीके से ना आप धुलाई करना, सफाई करना इन खिड़कियों की, शीशों की। तो बात है कि इंसानी जज्बात का इजहार है, और क्योंकि जो बच्चों का भी वाक़या है, तमाम जो घरों में लोग रहते हैं, जिस तरीके से एक हमारा समाज है दोनों मुल्कों का, तो ये एक नुहा है। मैं कहता हूँ कि मैंने खुद में इंडिया और पाकिस्तान जाता रहा हूँ, हिंदुस्तान के भी बहुत सारे शहर देखे हैं, और सब लोगों ने देखे होंगे, यहाँ भी देखे हैं। अब जब सियालकोट में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, बहुत सारी जो हिंदुओं की आबादियाँ हैं, उधर मुसलमानों की अमृतसर में आबादियाँ हैं, लुधियाने में, उन वहाँ पे मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसी इमारतें हैं जो कि शिकस्ता हैं। ये शिकस्ता इमारतों का और उसमें जज्बात हैं इंसानों के, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। शुक्रिया जी। जी। और कोई दोस्त? हाँ, बात करें आफ्ताब साहब। साहिब सदर, आपकी इजाज़त से जी जी। अदरीस तबस्सुम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और उन्होंने एक इशारा भी किया कि 1947 का जो एक तक़सीम उस हवाले से है। लेकिन साहिब सदर, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ उस हवाले से नहीं, क्योंकि ये उसको एक दायरे के अंदर ला के महदूद करने वाली बात है। ये
ये जो नोहा है ये किसी एक फ़र्द का भी हो सकता है कि जो अपना घर बार छोड़ के कहीं दूर चला गया और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि सब कुछ ही बदल गया है और दरवाजे अपनी जगह पे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। अच्छा, वो जिस अज़ियत से गुज़रता है वो बाज़-औक़ात वो एक बंदे की अज़ियत होती है, लेकिन बाज़-औक़ात ये पूरी कौम की, माशरे की, किसी एक पूरी उम्मत का ये अलमिया भी बन सकता है। मसलन अगर हम इसराइल की बात करें तो वो 40 दिन का था, वो जिससे आगाज़ हुआ कि 40 दिन, लेकिन फिर वो 40 साल के अरसे में वो सारा वो जो एक सफ़र था, मुझे लगता है कि शायद वो अलमिया भी इसमें शामिल है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वो कहते हैं वो जो जब दीवार बनी जर्मनी के बीच और फिर जब वो टूटी और वो लोग आपस में मिले, जब वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि जो सूरत हाल पहले थी अब नहीं है। और इसमें ये जो बात कर रहे हैं ना सुहेल मुमताज़ खान सर, ये बहुत आला तरीके से बात करते हैं। मतलब ये देखें, एक लरज़ता गंदमी खुरदरा हाथ दरवाज़ों पे मौजूद गर्द की तहों को सफ़ेद रुमाल से साफ करता है। अच्छा, अब ये सफ़ेद रुमाल से साफ करना, ये उस सब की तलाश है जो उससे खो चुका है उस शख्स से, और वो देखना चाहता है, बल्कि उस सारे लम्हे को महसूस करना चाहता है। मुझे लग रहा है कि ये नज़्म माजी के साथ जुड़ी हुई एक दुख की कहानी है और इसमें मुकम्मल समझ आती है। अच्छा, फिर आखिर में जब वो बात करते हैं दरवाजे अपनी दर्जों से निकलती आवाज़ कौन को रोक रहे हैं, आवाज़ खंडर से बाहर जा सकती है और ये तिलिस्म टूट सकता है। यानी कि ये सारा माहौल कैद है एक आवाज़ के अंदर। वो कहता है कि अगर ये आवाज़ इन कवाड़ों से, इस खंडर से बाहर चली गई तो फिर ये सारा तिलिस्म टूट जाएगा। यानी वो इस इलाके के अंदर वो कैद है, इस खंडर के अंदर, और इस खंडर से बाहर भी आवाज़ नहीं जा सकती। ये इतना बड़ा अलमिया, और इसको मैं समझता हूँ कि नज़्म करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन सुहेल मुमताज़ खान ने ये जादू किया है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। इस नस्ल को फिज़िकल एग्जिस्टेंस जो हमारे इर्द गिर्द हुआ है या हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा, उसी के अहाते में लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हर शख्स की कहानी है। अगर आप अपने आप को खोलें और ज़रा देखें कि बचपन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आप अब पहुँच चुके हैं, तो यही दरवाजे, यही दस्तक, यही सोचें और यही बातें नज़र आएंगी। इंसान जो आगे डेवलप करना चाहता है, इस छोटे से कमरे से उसकी पैदाइश होती है। किस तरह वो तालीम के ज़ीने तय करता है, अपने मुल्क में घूमता है, फिर दुनिया में घूमता है, और आज इस नज़म ने वो सब कुछ याद करा दिया जो शायद कभी भी हम लोग याद नहीं करते। शुक्रिया। और नहीं मेरे साथ आगे तशरीफ ले आइएगा प्लीज़। चेयर थोड़ा सा आगे करेंगे, ये चेयर आगे इधर बैठ जाए। जनाब सदर की इजाज़त से मेरा ख्याल है कि जैसे अभी आपने बात की, हमारी मेमोरी दो तरह की मैंने देखा होती है। एक इंसानों के साथ वाबस्ता होती है और एक उन चीज़ों के साथ जिनके साथ साथ हम बड़े होते हैं। और अगर हम देखें तो मेमोरी का एक हिस्सा जो है वो टेम्पोरल होता है, वो किसी न किसी शय के साथ जुड़ा होता है। वो कोई दरवाज़ा, कोई कोना, कोई कमरा, उसके साथ एक वाबस्तगी हमारी होती है। अब हम देखते हैं कि एक हम आहंगी है, अगर एक कोहनगी दरवाज़े पर है तो वही खुरदरे हाथ पे भी है। और उसमें जो इस्तेमाल इन्होंने किया है सफ़ेद रुमाल का, तो वो कहीं ना कहीं आप देखें कि एक ऐसी अलामत बन जाता है कि कैसे आप जो कुछ गुज़र चुका है उसको कभी ना कभी इरेज़ करने की और उसके अंदर से वो पुरानी जो खो चुकी याद है उसको
برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت عمدہ ہے. اور خاص طور پر جو بہت پہلو اس کا غالب ہے وہ آوازوں کا ہے. تو جو دوازت ہے دیوار کی یا دروازے کی، وہ اس آواز کو روک رہی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے جیسے کہ جو ایک ماحول بنا ہوتا ہے وہ کسی خارج کے قوت سے یا اثر سے یا فرد سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہر شے، جیسے کائنات کا ایک جو لا ہے کنزرویشن کا، تو ہر شے اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. تو وہ ایک طلسم بھی جو ہماری میموری کا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برقرار رکھے. تو وہ ان چیزوں کی جو ہے پرانا پن اس کے ساتھ ساتھ، تو بڑی اچھی بہت عمدہ نظم ہے سہیل ممتاز صاحب کی. بہت شکریہ. اور دوست جی سر، یہ مقصود ہمدانی سر آگے ہوتے تھوڑا سا آگے. صاحب صدارت، میں سمجھتا ہوں آگے کہ جو ماضی کے مزار ہم کہتے ہیں اور جو رجت پرستی کے اوپر جو انہوں نے چوٹ کی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ نظام ہے، اس کے اندر جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، اس کے اوپر ہم نوحہ قناع تو رہتے ہیں ماضی کے اوپر، لیکن اس ماضی سے نکلنے کا جو راستہ ہے اس کے اوپر آگے نہیں چلتے. یہاں پہ زیادہ تر دوست جو ہیں وہ اسی پیچھے ماضی کے اوپر روتے رہتے ہیں لیکن اگلی بات نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو آخری فکرہ ہے، باٹم لائن ہے کہ یار جو وہ ماضی ہے وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اب آگے نکلا جائے، آگے کی سوچی جائے. یہ جو ترقی پسندی ہے یہ بھی یہی کہتی ہے کہ یار ماضی کو سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور آنے والے وقت کے اندر اس سسٹم، اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. جو پیچھے ساتھ ظاہر ہے جو امن کی بات ہے وہ ساری طرف چل رہی ہوتی ہے کہ یار اس سسٹم نظام کے اندر امن قائم کیا جائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں سسٹم نظام کو بدلے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. چاہے وہ اسرائیل کے اندر زیادتی ظلم ہو فلسطین کے اوپر، یا نیا ونزویلا کا واقعہ ہو، یا باقی بھی پوری دنیا کے اندر جنگیں ہوں، جبر ہو، ظلم ہو، استحصال. ہم سمجھتے ہیں کہ رجت کے اندر زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ اس سے باہر نکلنے کے لیے امید قائم کی جائے، اس کے اندر جدوجہد کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم ہمیں اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بنیادی راہ جو ہے وہ مدین کرتی. جی آگے صاحب شیخ خالد. جناب صدر، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی نظمیں کی آج ہمارے سماج کو ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں ان کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں. کچھ بات یہ ہے کہ صاحب نے کہا کہ ہم اس چیز کو سکھانے کے لیے، ان چیزوں کو بتانے کے لیے کیا وہ اقدامات کر سکتے ہیں جس سے ہمارا یہ سماج جو استحصال زدہ ہے اور جہاں جگہ جگہ اور پوری دنیا، یہ صرف انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ہم جب سے آدم سے جو کہانی یہ جو سناتے ہیں ہمیں، اس کو بھی لے تو یہ تعداد جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں یہ اس کی طرف سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے. خاص کر اس کی آخری لائن جو ہے وہ مجھے بہت اس کا مجھ پہ اثر ہوا کہ وہ آواز جو ہے وہ یہ موجودہ جو ہمارے یہاں جو مظالم اور ظلم پھیلا ہوا اس کو توڑنے کے لیے اس آواز کی ضرورت ہے اور یہ ٹوٹ سکتا ہے. تو وہ ہمیں امید دلاتے ہیں کہ اس سے کہ ہمیں ایک نئے سماج اور ایک سماج، نئے سماج کی نہیں نئی دنیا کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کہیں کہیں یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ آوازیں جو ہیں وہ اٹھنے والی ہیں جو دنیا کی انہوں نے حالت کر دی ہے جہاں پر یہ لے آئے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے، لگ رہا ہے کہ ان قریب وہ دن ضرور سورج طلوع ہوگا جس میں ہمیں یہ غزل جس طرف لے جا رہی ہے. جی اویش. جناب صدر، ڈاکٹر صاحب نے پولیٹک سینسیبلٹی سے کام لیا ہے. بڑی علامت دروازے کی بھی ایک گہری علامت ہے اور آواز کی اور ایک کھنڈر کی. تو اس کے ذریعے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا ہے. اور کھنڈر کیا ہے اور قدیم دروازے کیا ہیں جن پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، کبھی وہاں کہے تھے، زندگی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ وہ نظام بسیطہ کھنڈر ہوتا ہوا نظام ہے جو انسانی آزادیوں
की ज़मानत देने से अब कासर है, और उस पर इन्होंने बहुत उम्दा तरीके से जो अलामत बनाई है लरसते हाथ की, और ये लरसते हाथ और एक ऐसी आवाज़ की जो मंडला रही है आसपास, और वो दरवाजे अपनी मरकज़ी अपनी दर्जों से निकलती आवाज़ कौम को रोक रहे हैं। अब ये कौन क्या है? कौन तो ज़ाहिर है, फिर अगर ये मुसीदा निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इंसानी आज़ादियों की ज़मानत नहीं दे पा रहा, तो फिर ये कौन की आवाज़ जो मध्यम सी है, जो लरसता हुआ एक हाथ है, तो अगर ये आवाज़ तसलसल से जारी रही और इस बोसीदा दरवाज़ों को कुरेदन को वो हाथ लरसता हुआ कुरेदता रहा, इसकी गर्द साफ करता रहा, तो फिर यकीनन ये तिलिस्म टूटेगा। ये जो कहना चाह रहे हैं इसमें, ये आवाज़ फिर खंडर से बाहर जाएगी, ये फिर इस निज़ाम से बाहर जाएगी, और लोग अपनी उस आज़ादी की तरफ जाएंगे जो इंसान का मुकद्दर है। वो गुलामी की जो मुख्तलिफ सूरतें, जो अजारादारियाँ इन्होंने मल्टी नेशनल की सूरत में कारपोरेट कल्चर ने इस निज़ाम को बसीदा कर दिया, इस निज़ाम को इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहने दिया। तो डॉक्टर साहब ने बड़े सलीके के साथ उसे दरवाज़ा, आवाज़ और खंडर की अलामत देकर हमें ये समझाया है कि ये खंडर से आवाज़ जो उसकी दर्जें रोक रही हैं, ये आवाज़ बाहर यकीनन जाएगी। बहुत अच्छा बहुत जनाब साहब, ये तीसरी लाइन में देखिए कि और भी पढ़ी है, पढ़िए लिखा हुआ है। ये आप लोग जरा इसको भी देखें। और दूसरी बात ये कि कवाड़ नहीं होता, किवाड़ होते हैं। दरवाजे को किवाड़ कहते हैं, कवाड़ नहीं कहते। और तीसरी बात मुझे लगा नंद काफी तबीर कर दी है, इससे मुख्तसर भी हो सकती थी। थैंक यू। और कोई दोस्त? जी, दोस्तों ने इज़हार ख्याल किया, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत बड़े ज़बरदस्त इश्तिहारे इस्तेमाल किए हैं इसमें, जिसमें खंडर है, दीवार है, दरवाजे हैं। इस सबसे अहम इश्तिहारा इसमें आवाज़ का है, और बच्चे भी हैं इसमें। और इसमें वाज़ेह तौर पर ये एक नोहा है, लेकिन इसमें महज मायूसी नहीं है, आखिर पे उम्मीद भी है। और वही उम्मीद है जो वैसी हवाई उम्मीद नहीं है, यानी इसमें लरसते हाथ भी हैं, और सफ़ेद रुमाल से नकूश को साफ करने की कोशिश भी है, यानी इसमें एफर्ट भी है, इसमें जद्दोजहद भी है, लेकिन वो कमज़ोर है। और इसकी खूबसूरती यही है कि इसको आप किसी फर्ज से वाबस्ता करना चाहें, लेकिन ये इज्तिमाई तौर पर हमारे इस तक की पूरी मुल्की सूरत हाल, हमारे माशरे की सूरत हाल, हमारी बैनुल अक़वामी सूरत हाल जब हम मुड़ के देखते हैं, तो आज से 40-50 साल पहले का दौर और अब के दौर में जितनी तेज़ी से ज़वाल हुआ है, ख़ास तौर से हमारे अपने मुल्क में, दुनिया में, यानी बहुत पीछे ना जाएं तो जो दुनिया 50 साल पहले ख्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी की थी, उसके बाद अब दुनिया पुतिन और ट्रंप की है, और मोदी की है, और हमारे यहाँ जो कुछ है वो आप जानते हैं। तो जिस सतह पे दुनिया पहुँच गई है, वो उस माजी के हवाले से एक ऐसा खंडर है जहाँ
बहुत अच्छे नकूश थे, बहुत खूबसूरत दरवाजे थे, बहुत खूबसूरत दीवारें थी, लेकिन वो एक खंडर में तब्दील हो गई, ये तो वाज़ेह तौर पे इस नज़र में है। हमारे यहाँ अपने यहाँ जो इल्मी ज़वाल हुआ है, जो अदब में ज़वाल हुआ है, जो सियासत में ज़वाल हुआ है, उस पूरे ज़वाल का नौहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और हमारी माशरे की सतह पर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये खाली नौहा नहीं, इसमें आखिर पे एक उम्मीद की किरण भी है। और ये बहुत अच्छा इश्तिहार है इन्होंने इस्तेमाल किया है, कौन। जब आप कहते हैं कौन, तो जवाब भी आता है कि कौन, यानी इस कौन में वो जो कौन क्या आवाज़ दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रही, तो तिलिस्म टूटने के लिए कौन का जवाब में जो आएगा वो इसमें अंडरस्टूड है कि कौन के जवाब में वो जो इस सारे खंडर को चेंज करने की और इस सारे को तब्दील करने की आवाज़ आएगी, वो असल में ख़तरा है जिसकी वजह से इस कौम की आवाज़ को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो बहुत अच्छे मुख्तसर में ये बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा।